ये देखें, ये फाइल्स के अंदर मैं जा रही हूँ। इसमें ये क्लास मटेरियल का जो फोल्डर है, इसमें आपके ये मैंने डिफरेंट जैसे फोल्डर्स बना के रखे हुए हैं। इसके अंदर ये मैंने डिफरेंट बुक्स का एक फोल्डर बनाया है। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज टाइप की चीज़ें हैं ना, कोई अगर फाइल्स हो गई या बुक्स हो गई, तो वो मैं इसके अंदर अपलोड करती जाऊंगी। तो अगर कोई आपसे ये लिंक मिस हो जाता है पोस्ट में से, तो आप स्क्रॉल करके ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये फाइल्स के अंदर क्लास मटेरियल में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब कल से रिलेटेड जो हमारी डिस्कशन चल रही थी प्रोग्राम में, उसमें हमारी लास्ट की जो 2 इंस्ट्रक्शंस हैं वो रह गई थी इस प्रोग्राम के अंदर। लास्ट की जो 2 इंस्ट्रक्शंस थी, इसका मशीन कोड रह गया था और मैंने आपसे कहा था कि आप इसको वेरीफाई करें कि ये मशीन कोड यही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सिर्फ मुझे 06 ने सॉल्व करके भेजा या वेरीफाई करके भेजा, लेकिन उसमें कंफ्यूजन है शायद इसको कि ये बाइट्स जो हैं वो किस तरीके से जी मैम। बनेगी। या तो अब ये देखें कि ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी, ये रहती थी STS वाली और जंप वाली, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हम रजिस्टर यूज कर रहे हैं R16, और इसका डेटा जो है वो हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, सम के ऊपर स्टोर कर रहे हैं, यानी इस लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं। तो ये इसका जो मशीन कोड था, यहाँ से हम बात कर रहे थे कि इसका जो मशीन कोड है वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। STS इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है, पहली बात ये कि इंस्ट्रक्शन किस लोकेशन के ऊपर आ रही है, 007 के ऊपर आ रही है, ठीक है। अब 007 पे ये आएगी, और टोटल इसको STS इंस्ट्रक्शन जो है वो कितने बाइट्स की होती है मैम 4 बाइट्स। 4 बाइट्स। 4 बाइट्स की, ठीक है। 4 बाइट्स की ये इंस्ट्रक्शन होती है। इसको हमने ये रही STS की इंस्ट्रक्शन। इसकी जो OP कोड स्कीम है, इसमें आप देखें ये 1001, ये इक्विवेलेंट किसके है, 9 के इक्विवेलेंट है। तो ये आपको पहली जो निबल है या पहला जो हेक्स डिजिट है वो 9 मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर 001 है, और डिपेंड करता है कि हम रजिस्टर कौन सा यूज कर रहे हैं। R16 अगर हम यूज कर रहे हैं, उसके लिहाज से हमारी ये जो बिट पैटर्न है वो बनेगा R वाला के। ये जो बिट पैटर्न है ये हमने निकाल के देखा था रजिस्टर्स के लिहाज से, कि अगर हम R16 यूज कर रहे हैं तो वो पैटर्न क्या बनेगा, सिर्फ एक बिट के ऊपर 1 होगा और बाकी सारी जो बिट्स हैं वो 0 हो जाएंगी। टेबल खोलूं मैं पैटर्न वाला। तो वो जो 1 वाली बिट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट थी या किस जगह पर थी 16 के लिहाज से? मैम मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट थी। मैंने सॉफ्टवेयर असल में खोल के रखा है ना, तो हर चीज स्लो खुल रही है। ये पैटर्न आपको नजर आ रहा है R16 के लिहाज से, कि जो 4 बिट्स हैं आपकी, ये सारी की सारी जो है वो 0 हो जाएंगी, और 16th वाली जो बिट है यानी 1248 वाला जो कोड होता है, उसमें इस बिट के ऊपर आपको 1 मिलना है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि ये वाला जो R है, इसको हम प्लेस करें अगर, ये वाला जो R है ये हो गया आपके पास 1, और ये सारे जो चारों के चारों आर की जगह पर जो है वो 16 के लिहाज से, यानी R16 के लिहाज से ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली हेक्स में लिख देती हूँ कि ये आपके पास जो है, इसको भी यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ कि अगर इसको हम 1 बनाएंगे, तो 1 बनाने का मतलब जो है वो ये पैटर्न आपके पास जो है वो क्या हो गया, सी के इक्विवेलेंट हो गया। 001 किसके इक्विवेलेंट होता है, सी के इक्विवेलेंट होगा, ठीक। और ये सारे जो हैं वो 0 हो जाएंगे, तो ये आपके पास हो गया 0, यानी ये बाइट्स बनी 9C00, क्योंकि ये ओपी कोड की बिट्स हैं। मैम बाकी 3 किस, होगा ना मैम, हाँ सॉरी, 3 होगा ना 110 होता, हाँ हाँ ठीक है। तो ये आपके पास जो है क्या बनेगा, 3 बनेगा, 3 बनेगा। यस 9300 बनेगा। अच्छा, उसके साथ साथ फिर क्या था कि हम किस एड्रेस के ऊपर इसको सेव करना चाहते हैं, यानी ये जो के है हमारा, ये हमें बताना है कि हम किस एड्रेस के ऊपर सेव करना चाहते हैं।
तो इस प्रोग्राम में हमें क्या कहा गया था कि हम इसका जो सम है तमाम नंबर्स का, उसको किस एड्रेस के ऊपर सेव करना था? 007 किस पे सेव करना था? 7 पे। सम पे मैम। नहीं, सम को जो हमने शुरू में डिक्लेयर करवाया था वो एड्रेस क्या था? 0300। ठीक है, ये मैम था 300 था। 300 था, जिसको हमने सम से डिक्लेयर करवाया था। अगर आप भूल गए हैं तो मैं दिखा देती हूँ यहाँ से दोबारा कि ये आप देखें, ये सम को हमने डिक्लेयर किया था 0300 से। ठीक, तो हमारी जो लोकेशन है जिसके ऊपर हमें सेव करना है STS के अंदर, ये सम वाली, ये क्या है? 0300 है। तो इसमें आप देखें कि जो ये सेकंड वाली जो लोकेशन है, या जो आपके पास जो ये बाइट बनेगी, उसमें आप देख रहे हैं ये 0300 पूरा का पूरा आ रहा है, क्योंकि ये के को रिप्रेजेंट कर रहा है, और के आपके पास 16 बिट का एड्रेस है, जो कि 16 बिट्स के की प्लेस हुई हुई थी। तो ये सीधा सीधा आ गया 0300। बाकी आपने देखा कि वहां से हमने किस तरह से STS इंस्ट्रक्शन से 9300 बनाया, और वो आपने यहाँ पर रखा है। अच्छा, अब इसके अंदर ये एड्रेस जो था ये 07 था, ठीक है, कि ये 07 के ऊपर आ रहा है। ये टोटल कितनी बाइट्स हैं आपके पास? क्योंकि STS इंस्ट्रक्शन 4 बाइट्स की होती है। ठीक, आपको पता है कि हर लोकेशन पर प्रोग्राम मेमोरी में, अगर हम AVR कंट्रोलर की बात करते हैं, तो उसके अंदर हर लोकेशन कितने बाइट्स की होती है बाइट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से? मैम 2 बाइट्स। 2 बाइट्स की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी अगर सिर्फ इन दो लास्ट वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हम कल डिस्कस कर रहे थे, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्या बिल्कुल ही स्लो हो गया है? मैम आप एड्रेसेस बैकग्राउंड पे बंद करवा सॉफ्टवेयर्स दूसरे। किसका बैकग्राउंड बंद करवा दूं? मैम आप कह रही है ना स्लो हो गया है, तो आप दूसरे अगर आपके पास खुले हुए हो सॉफ्टवेयर्स तो उनको क्लोज करवा दें। वो सॉफ्टवेयर की मैंने निकाल के रखी है समझाने के लिए आप लोगों के लिए, इसलिए खोला हुआ है मैंने उसको। ये AVR स्टूडियो में मुझे ये चीज़ दिखानी है कि आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। अब ये एक मैं टेबल बना रही हूँ, और इसके अंदर मैं सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये आपके पास एड्रेस की फील्ड हो गई, और ये हो गई कंटेंट्स की फील्ड, हाई ऑर्डर बाइट और बाइट। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ 0007 वाले एड्रेस की, ठीक है, तो ये हमने अभी क्या निकाला है? हमने इसको निकाला है कि हमारे पास, हमने STS इंस्ट्रक्शन की बाइट्स निकाली है ना। तो अगर हम STS इंस्ट्रक्शन की बाइट्स निकालते हैं तो उसमें टोटल जो है वो 4 बाइट्स बनी है। ठीक है, अब वो 4 बाइट्स कैसे सेव होंगी? आपने ये ऊपर जो 007 है इस पे क्या सेव होगा? इस पे 93 और सेव होगा 00। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि एक लोकेशन पर सिर्फ 2 बाइट्स आ सकती है ना, 2 से ज्यादा तो नहीं आ सकती, क्योंकि बाई 2 की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके आगे जो एड्रेस वाली बाइट्स थी वो कहाँ पे जाएंगी? एड्रेस वाली जो बाइट्स हैं ये 0300 वाली, हाँ, वो जाएंगी 008 के ऊपर, जो हमने इसमें भी देखा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि STS में आपने देखा कि किस तरीके से ये देखा 9300, इसका मतलब है ये 7 के ऊपर है, और ये जो आपका 0300 है ये कहाँ पर है? ये 8th एड्रेस के ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये 2 लोकेशंस को ऑक्यूपाई कर रही है। तो अब आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा? ये इस वाली बाइट यानी ये एड्रेस आपके पास हो गया 008, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0300। 0300। ठीक है,
इसी तरीके से मैं इसमें कहूँ कि जो इसके आगे जंप इंस्ट्रक्शन थी उसके एड्रेसेस जो है वो क्या क्या बनेंगे, क्योंकि प्रोग्राम तो आपका कंटिन्यूअस नेचर का होता है, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर होता है। ठीक, तो ये आपके पास जो एड्रेस है वो क्या है, 09 हेक्साडेसिमल है, और इसके बाद वाला जो एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, 940C था क्या हो जाएगा, मैम। A 009 पे जो ए हमारा मैम, एड्रेस आ रहा था, A आ जाएगा 9 के मैम। बाद आएगा ए। ठीक ए है, आ जाएगा। तो ए हो जाएगा। अब इसके अंदर देखें प्रोग्राम के अंदर कि हमारे पास जो लास्ट इंस्ट्रक्शन थी जंप वाली, ठीक है, एक तो जंप इंस्ट्रक्शन का आप ये देखें कि सिंटैक्स क्या है, कि इसके अंदर जो ओपी कोड स्कीम है वो इस तरीके से है कि 1001 ये किसके इक्विवेलेंट होता है, 9 9 के के। मैम। ठीक है, 9 बाकी जो के है आपका, क्योंकि जंप करके कहाँ पे जाना है, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम जो उसका लेबल है हेयर, हेयर का लेबल कहाँ पर आ रहा है, तो ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे पड़ी हुई है, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो पड़ी हुई है इस एड्रेस के ऊपर 0009 के ऊपर। ठीक, यानी ये जो हेयर का लेबल है इससे मुराद ये है कि हम किस एड्रेस की बात कर रहे हैं, हम इसी एड्रेस की बात कर रहे हैं 0009 की, इसके ऊपर जंप करके जाना है। ठीक है, ये जंप हेयर कह रहा है कि इस एड्रेस पे जंप करो, यानी इस लेबल पे जंप करो, ये लेबल या इसका नाम हमने किस एड्रेस का दिया है, 009 का दिया है, यानी इस पे जंप करके जंप करके जाना है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ये हमारा क्या है, ये हमारा के है, या जो है इसमें तो है ही आर्ग्यूमेंट ही एक है, इस जंप इंस्ट्रक्शन में आर्ग्यूमेंट ही एक है, कोई रजिस्टर तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट ही के है। तो इसका मतलब ये जो हमारा 000 के, अब ये जो 009 है, अगर ये हमारा के है तो के लिए कितनी बिट्स चाहिए होती हैं, मैम 16। जंप इंस्ट्रक्शन में के लिए कितनी बिट्स 16 रिजर्व्ड है, नहीं, टोटल 22। होती है 22। ठीक है, तो अगर हम 0009 कहते हैं हेक्स में, तो इसका मतलब है कि ये 16 जो बिट्स है उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर मुझे इसकी 22 बिट्स बनानी है, यानी इस के की जगह पर मैं पूरा लिख दूं कि ठीक है ये भी आपके पास 0 हो गया, ये भी आपके पास 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये आपके पास जो है वो 9, इस तरह से आपकी 4 बिट्स बन गई। ठीक है, लेकिन हमें 22 बिट्स बनानी है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे मैं जितने भी 0 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा वैल्यू के ऊपर या एड्रेस के ऊपर, नो मैम। इस साइड के ऊपर जितने भी जीरोस लगा दूं तो क्या 9 चेंज हो जाएगा, 9 ही रहेगा ना। यस मैम 9 ही रहेगा। जी मैम। यस मैम। जी मैम। इसका मतलब है मैं एक्सटेंड कर रही हूँ इन 16 बिट्स से आगे, ये 70वीं बिट जो है क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो मैंने उसको अज्यूम कर लिया, या उसको मैंने कह दिया कि वो 0 ही है। इसी तरीके से जो है वो 17th बिट, 18th बिट, 19, 20, ये आपके पास ये 21 वाली बिट और ये 22, ये सब मैंने अगर 0 कंसीडर कर लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाली आपको 4 डिजिट्स नजर आ रहे हैं वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, 0 के। 4 डिजिट, चारों के चारों डिजिट की बात कर रही हूँ हेक्स में। 940C। ये आपके पास इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये जो पहला डिजिट है 94 ये है 9। ठीक है, 4 इसको अगर मैं 0 0 कंसीडर करती हूँ तो ये हो जाएगा 0100, इसका मतलब है ये हो जाएगा 4। 0 and ठीक C है, ये and चारों 0 जो है वो क्या हो गए, 0 ये 0 हो, और ये क्या है 1100, ये किसके इक्विवेलेंट है, C। सी। के मैम। ठीक है, तो ये जंप इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास 4 बाइट्स की थी और ये अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, अब इसको याद रखिएगा ठीक है कि ये हमारे पास इसकी बनी है, ये बनी है इसकी शुरू की 2 बाइट्स, ये जो पहला एड्रेस है यानी ये वाला जो एड्रेस है इसकी बाइट्स बनी है, और जो दूसरा एड्रेस है जंप इंस्ट्रक्शन के लिहाज से कि 2 लोकेशंस ऑक्यूपाई करता है उसके लिहाज से हमारे पास बना है 0 0 0 09। 9 बना है। ठीक है, अब ये जो जंप इंस्ट्रक्शन थी ये आ कहाँ पे रही थी, किस एड्रेस के ऊपर आ रही थी,
ये जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो आ रही थी हमारे पास इस 00 वाले 009 वाले एड्रेस पे। ये वही बन गया, ये देख लें आप, जो हमने निकाला है वहां से 940C और ये 009। तो अब अगर क्योंकि ये 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब है ये आएगी 2 लोकेशंस पर, ठीक है। तो जब ये 2 लोकेशंस के ऊपर आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास होगा, क्या था, 94 और यहाँ 0C और इधर क्या था, जिस एड्रेस पे 0 जंप 0 करके जाना है 0 0 0 and 09। 09। तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम मेमोरी में आपका जो मशीन कोड बाइट्स बन रही हैं, ये 06 ने मुझे जवाब दिया था कि इसमें गिवन नहीं है। तो गिवन इसलिए नहीं क्योंकि वो तो हम खुद बना रहे हैं ना कि मशीन कोड क्या बनेगा। तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सॉल्यूशन इसके अंदर मौजूद नहीं होगा, वो हमें खुद से निकालना है। तो इसमें सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है कि ये रो के अंदर आप पूरी की पूरी दोनों बाइट्स बता रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से 8 स्किप हुआ हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 08 वाला एड्रेस है उसके ऊपर आपके पास ये 2 बाइट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ए नहीं लिखा हुआ है और उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस आता है वो लेट से यहाँ पे होगा 0B और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 009 जो है वो किस एड्रेस की चीज है, वो आपके पास 000A एड्रेस के कंटेंट्स हैं। तो ये मैंने आपको इसीलिए सेपरेटली यहाँ पे करके दिखाया है कि ये ज्यादा क्लियर हो रहा होगा आपको कि हर लोकेशन के ऊपर जो है वो आपका किस किस्म का जो कंटेंट्स हैं, यानी ये जो मैंने HOB और LOB लिखा है बेसिकली ये क्या चीज है, ये कंटेंट्स हैं, ठीक है। मैम मींस तो ये आपको कंटेंट्स हम ओपी स्कीम कोड से देख रहे हैं ना। कंटेंट्स में आपकी सब चीज आ जाती है, उसमें ओपी कोड स्कीम भी आएगी, उसमें Instruction एड्रेस for की बिट्स भी register। आएंगी, उसमें रजिस्टर की बिट्स भी आएंगी। यानी एक तरह से आप कह लें कि ये जो कंटेंट्स बनते हैं या ये मशीन कोड जो बन रहा होता है, ये असेंबलर या कंपाइलर कैसे बनाता है, ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की मदद से बनाता है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपका मैन्युफैक्चरर ने दिया हुआ होता है। इंस्ट्रक्शंस बनी हुई होती हैं जिसके हमने डिफरेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस का लेआउट देखा कि उसका लेआउट क्या है, यानी इसकी मदद से इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, और इसकी मदद से जो है वो हमारी ये मशीन कोड बाइट्स बनती हैं। सिर्फ ओपी कोड नहीं है, क्योंकि ओपी कोड की तो आपके पास कुछ बिट्स है ना, इसके अंदर ऑपरेंड भी तो शामिल है जिसकी वजह से आपके पास ये मशीन कोड बाइट्स बनती हैं। यस मैम। Do you get it? यस मैम। मैम हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, अगर हमें सिर्फ एड्रेस गिवन हो, देन अगर हमें कहा जाए कि डायरेक्ट कंटेंट मालूम करो तो हम मालूम कर सकते हैं कि डायरेक्ट, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, उसके लिए आपको, क्योंकि ओपी कोड स्कीम आपको नहीं अगर गिवन, तो फिर आप रट्टा तो नहीं लगाएंगे ना, आपको टेबल चाहिए, लाजमी आपको टेबल चाहिए। एक तो आपको टेबल चाहिए कि ओपी कोड स्कीम उसकी क्या है, दूसरी बात ये कि आपको बिट ओरिएंटेशन चाहिए। बिट ओरिएंटेशन का मतलब है कि कौन सी बिट के ऊपर आपको ये पैटर्न्स रखने हैं। ये समझ तो आपने लिया कि अच्छा के इस तरह से रखते हैं, डेस्टिनेशन ऐसे रखते हैं, आर ऐसे रखते हैं, लेकिन उसकी आपको ओरिएंटेशन भी चाहिए ना कि कौन सी लोकेशंस हैं, बिट लोकेशंस रिजर्व्ड हैं इस काम के लिए, जहां पर अभी आप पैटर्न प्लेस करके देखें। अच्छा, अब अगर मैं कंपाइलर की बात करूं, आपने AVR स्टूडियो पे प्रैक्टिकल्स कर लिए हैं? यस मैम। तो उसको आपने डीबग करके देखा है प्रोग्राम लिखने के बाद? मैम बिल्ड किया है। यस मैम। क्या किया है? देखा है मैम। एक मिनट, एक वक्त में एक बोले क्योंकि मिक्स हो रही है आवाज, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रही। हाँ बताएं, कोई एक बताए, अब एक तो बताए कोई। बिल्ड किए हैं तो अच्छा, बिल्ड करने के बाद उसको डीबगिंग की है? यस मैम, बिल्ड के बाद डीबग करते हैं ना। तो डीबग में आपने कंटेंट्स देखे कि क्या जा रहे हैं किन रजिस्टर्स के अंदर? यस मैम, प्रोसेसर व्यू में। यस मैम। हाँ, तो उसके अंदर आपने डिफरेंट रजिस्टर के कंटेंट्स, ठीक है। अब मैं आपको इसमें ये दिखाना चाह रही थी कि लेट्स से कि जो आपका प्रोग्राम है, ये चीज़ आपने क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर की भी होगी, तो ये जो आपका प्रोग्राम है इसके आप इसको अगर डिसअसेंबल करें, एक तो बात ये कि आपने इसको अगर डीबग किया, ये मैं प्ले का बटन दबा रही हूँ, या ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं स्टेप इनटू, स्टेप ओवर वगैरह वाली ना, जिससे आप एक इंस्ट्रक्शन को एक वक्त में एक्सिक्यूट कर सकते हैं।
अब इसके अंदर ये आपके पास जैसे मैं पोर्ट बी, ये प्रोग्राम जो है वो है कि एक पोर्ट से डेटा लेना है और दूसरे पोर्ट पे कॉपी करना है, ठीक है। पोर्ट बी से डेटा लेना है, पोर्ट सी के ऊपर जो है वो डेटा भेजना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है किस तरीके से जो है वो सेट हुई हुई है कि आपने DDRB के अंदर जो है वो जैसे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर आपको डेटा दिखाता जा रहा है। ये चीज आपने प्रैक्टिकल में की होगी डीबग के अंदर, ठीक है, कि आप इसके डिफरेंट जो रजिस्टर्स हैं, पिन बी, DDRB, पोर्ट बी, ये सारे देख सकते हैं। मैं जो आपको चीज दिखाना चाह रही हूँ अभी वो ये दिखाना चाह रही हूँ कि इसके अंदर वो जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक ऑप्शन होती है जो हम अभी ये सारा कुछ सीख रहे हैं, तो वो आप विजुलाइज भी कर सकते हैं कि अगर आपने प्रोग्राम असेंबली में नहीं लिखा, आपने जो प्रोग्राम है वो लेट से सी में लिखा है, तो सी में आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि बैकएंड के ऊपर कौन से ये रजिस्टर्स ले रहा है, लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर करता है कन्वर्ट। उस करने को कि ये कहाँ से कन्वर्ट करता है, इसमें एक ऑप्शन होती है डिसअसेंबल की, जहां से कि आप ये देख सकते हैं, ये देखें पॉइंटर आपको नजर आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है डिसअसेंबली। इज इट विजिबल टू यू? यस मैम। यस मैम। ये मैं होवर करूँ इसके ऊपर तो ये आवाज आ रही है क्योंकि बैड क्वालिटी लिखा हुआ है। जी मैम आ रही है। ठीक है, तो ये डिसअसेंबली को जब मैं क्लिक करती हूँ तो इसमें आप देखेंगे डिसअसेंबली के साथ इसने जो प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट कर दिया है इसी तरह की मशीन कोड बाइट्स के अंदर। यहाँ पे अगर मैं खाली सोर्स कोड देखूं, ये मैंने हटा दिया, तो ये सोर्स कोड जो था उसका इसने क्रिएट कर दिया है असेंबली लैंग्वेज इक्विवेलेंट प्रोग्राम, जिसमें आपके पास असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन थी कि DDRB में FF जो है वो लोड किया, ठीक। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले उसकी असेंबली लैंग्वेज एक इंस्ट्रक्शन बनाई कि सेट करे रजिस्टर को, कौन से रजिस्टर को, R24 को। अब इसने खुद से R24 उठा लिया कि उसके अंदर जो है उसकी वैल्यूज को सेट कर दे, सारी बिट्स को सेट कर दे। फिर उसको आउट किया है R17, इस आउट करके जो है वो उसको कहाँ भेजा है, R17 पे भेजा है। DDRC में 00 रखे तो इसमें जो है ये 00 वाली चीज जो है वो कर दी कि आपके R1 के अंदर 00 पड़ा हुआ था उसको आउट करवा दिया। तो जो आप सी के अंदर इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं वो असेंबली के अंदर कन्वर्ट होती है। आप उसको अपने AVR स्टूडियो के अंदर या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप डिसअसेंबल करेंगे तो वो आपको बकायदा ये दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका असेंबली इक्विवेलेंट नहीं बनता, ये आपका हेडेक खत्म हो जाता है बनाना। लेकिन अगर आप इन डेप्थ जाके डीबगिंग करना चाहें या देखना चाहें तो आप बाकायदा देख सकते हैं। अब लेट से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको डीबग करना चाहते हैं लेकिन असेंबली के अंदर आपको पता ही नहीं है कि रजिस्टर्स कौन से यूज करेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप देख नहीं सकते, वो रजिस्टर आप उसके डिसअसेंबल कोड के अंदर जाके विजुलाइज कर सकते हैं कि अच्छा इसने, क्योंकि ये आपकी चॉइस नहीं रही ना, अब इसने R24 अपनी मर्जी से उठा लिया या R1 अपनी मर्जी से उठा लिया, तो ये जो है वो खुद से ऑटोमेटिकली रजिस्टर्स उठा रहा है, लेकिन ये फिर इंस्ट्रक्शंस इसी तरह की हैं। अब एक इंस्ट्रक्शन थी कि पिन सी से डेटा ले और उसको पोर्ट बी के ऊपर भेजे, इसके लिए आपने एक वेरिएबल लिया कैरेक्टर z, ठीक है। पिन सी से लिया, ये z के अंदर गया। इस सी वाली इंस्ट्रक्शन को कैसे कन्वर्ट किया है इस डिसअसेंबल वाली विंडो के अंदर, जो आप देख रहे हैं कि बैकएंड के ऊपर जो प्रोसेसिंग चल रही है उसमें ये हुआ कि इन किया, जब भी आप किसी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से डेटा लेते हैं तो आप इन की इंस्ट्रक्शन लेते हैं, और उसमें फिर कोई आप जनरल पर्पस रजिस्टर स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो इसने खुद से कहा कि R24 इसने उठा लिया। बाकी पिन सी का जो एड्रेस है अगर वो आप टेबल में से देखें तो वो 13 होता है। तो अब आप ये देखें ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही इंस्ट्रक्शंस उसी तरह की जनरेट कर रहा है जो कि हमने पूरी बैकएंड की प्रोसेसिंग पढ़ी है कि ये आता कहाँ से है या जो असेंबली लैंग्वेज है उसके अंदर किस तरह से होती है। तो जो आप सी का प्रोग्राम बना रहे होंगे वो डिसअसेंबल के अंदर इस तरीके से कन्वर्ट होगा। आगे मैं चलूंगा, आगे की इंस्ट्रक्शन है पोर्ट बी के ऊपर असाइन कर दे जो भी पिन सी से डेटा लिया था और z वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था। तो अब ये पोर्ट बी इज इक्वल टू z, ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसको इसने कन्वर्ट किया है किस इंस्ट्रक्शन में, आउट इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट किया है। आउट के साथ जो है क्योंकि आप बता रहे होते हैं कि किस जनरल पर्पस से डेटा ले और कहाँ पे भेजे, उसका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जो है उसका एड्रेस स्पेसिफाई करना, तो ये उसका एड्रेस है 18 वो आ रहा है। और फिर यहाँ पर प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए एक जंप इंस्ट्रक्शन यूज की हुई है। तो अगर मैं इसकी अब ये इसमें आप जो है ये देख रहे थे कि
लोकेशंस नजर आ रही हैं कि किस लोकेशन पर इसने सेव किया, 39 पे किया, 38 पे किया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सोर्स कोड के अलावा इसमें इसकी बाइट्स भी देखूं कि हर लोकेशन पे क्या सेव कर रहा है। तो आप ये देखिए 36 लोकेशन के ऊपर ये सेव कर रहा है 8F और EF, क्योंकि जो आपके पास इंस्ट्रक्शन होती है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो 2-2 बाइट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक, आउट की इंस्ट्रक्शन आपके पास 2 बाइट की है, SCR की इंस्ट्रक्शन आपके पास 2 बाइट की है। तो 36 लोकेशन पे 2 बाइट्स दिखा रहा है, 37 लोकेशन पे 2 बाइट दिखा रहा है। लेट्स से अगर मैं आउट की ही बात कर लूं, ठीक है, तो ये जाके अगर हम देखें आउट का सिंटेक्स, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये आउट के सिंटेक्स में आपको ओपी कोड स्कीम क्या नजर आ रही है? 1011 ये किसकी? 1011 नहीं नहीं, मेरा मतलब था ये हेक्स में किसके B इक्विवेलेंट होती है? ये आपके B पास के मैम बी के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो अब आप ये असेंबलर के अंदर देखें कि अगर आपने इसको टिक किया, जैसे मैंने यहाँ शो कोड बाइट्स किया है, तो ये देख रहे हैं आप बी आपको नजर आ रहा है, ये कैसे आया? तो ये पूरी बैकएंड प्रोसेसिंग हमने इसके अंदर की देख ली है कि जनरेट करता है तो कैसे करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर वो जो हमने एड्रेसेस इसमें दिखाया मैंने आपको, पिन सी का, ठीक है, पिन सी का एड्रेस और कौन सा एड्रेस था? पोर्ट बी का एड्रेस। तो ये आपके पास पिन सी का एड्रेस जो है वो, अब देखते हैं ये जो एड्रेस इसमें यूज हुए हैं 14 और कौन सा एड्रेस है 13 पोर्ट बी के लिए जो यूज हो रहा है? 18 था मेरा हाथ से, हाँ 14 और 18। इन एड्रेसेस को जाके देखते हैं हम टेबल के अंदर। टेबल कहाँ पर है? वो आगे वाली स्लाइड्स पे है। वन 4 वाला एड्रेस देखें इनपुट आउटपुट के अंदर, ये रहा। DDRC की DDRC यही काम हो रहा था ना कि पोर्ट सी की जो डायरेक्शन है उसको, क्योंकि हम 2 ही पोर्ट्स यूज कर रहे हैं। और 18 कहाँ पर है जिसके ऊपर हम पोर्ट डेटा को भेज रहे हैं? पोर्ट बी तो इसमें आप पोर्ट बी के लिए ये देख लें, ये एड्रेस यूज हो रहा है। इसमें से पर्टिकुलर ये 18 एड्रेस जो है वो यूज हो रहा है, क्योंकि हम आईओ एड्रेस की बात कर रहे हैं कि इन और आउट इंस्ट्रक्शन में, आउट इंस्ट्रक्शन में ये वाला एड्रेस यूज होगा, पोर्ट बी पे डेटा भेज रहे हैं। और DDRC जो है उसमें आपने देखा कि इनपुट आउटपुट एड्रेस ये। तो पॉइंट ये है कि ये डिसअसेंबल विंडो के थ्रू आपको ये चीज नजर आ जाती है कि इसकी, अब मैं इसका ये डिसअसेंबल विंडो बंद करती हूँ और आप देखें कि ये यहाँ से ही स्विच होगा, इसका क्रॉस। या चले मैं मेन पे दिखा देती हूँ कि प्रोग्राम क्या था। इसको स्टॉप करती हूँ। ये देखें, ये प्रोग्राम आपका सिंपल सी के अंदर ये था कि DDAR-B के अंदर आपने ये भेजा, सी के अंदर ये भेजा, यहाँ से कैसे आपने पिन सी से डेटा लिया, पोर्ट बी के ऊपर भेजा, ये प्रोग्राम था सिंपली। इसको ये लिखा आपने सी के अंदर है और आप इसको ये सारा जो आपने सिमुलेट किया है इसको डीबगर के अंदर देखा है कि आपको ये मेमोरी विंडो भी नजर आ रही है। आपकी मर्जी, आप क्या क्या रजिस्टर्स देखना चाहते हैं, तो ये रजिस्टर की विंडो ऊपर खुली हुई है। तो अगर मैं इसको स्टॉप करती हूँ, डीबग मोड से मैं बाहर निकलती हूँ, तो ये जो आपको प्रोग्राम नजर आ रहा है ये सी का प्रोग्राम था, लेकिन आप इसकी जो है इसकी डिसअसेंबल विंडो भी देख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि डिसेबल हो गई, कि ये आप जब इसको डीबग मोड में चलाएंगे तभी आप इसको देख सकते हैं, इसकी डिसअसेंबल जो विंडो है उसको देख सकते हैं। ठीक, अब ये देखें ये इनेबल हो गई। तो प्रोग्राम आपका सी का था, लेकिन अगर आप इसको डिसअसेंबल पे जाते हैं तो अच्छा वो स्टेप इनटू स्टेप ओवर से चलेगा। ये देखें, तो ये आपको दिखा रहा है, ये देख लें आप कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इसने कन्वर्ट की हैं इस प्रोग्राम की, और आपको ये दिखा रहा है जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसका असेंबली कोड कैसे ये कन्वर्ट हुआ है। तो सी में बनाने का ये मतलब नहीं है कि ये बैकहैंड के ऊपर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होगा। आप मशीन लैंग्वेज में उसने क्या इंस्ट्रक्शंस यूज किए हैं वो भी देख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में,
और फिर उसका जो मशीन कोड बाइट्स क्या बनी है आप वो भी देख सकते हैं अगर इसकी ऑप्शंस पे जाके व्यूइंग ऑप्शन में जाके आप ये करते हैं कि आपको कोड बाइट भी दिखाए, सोर्स कोड भी दिखाए, वगैरह वगैरह। तो ये आपके पास पावरफुल फीचर है कि आप कितना ज़्यादा उसकी इन डेप्थ कवरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक हमने जो प्रोग्राम था उसका मैंने आपको पूरी दिखाई कि कैसे एड्रेसेस आ रहे हैं, कैसे आपके पास जो है वो बाइट्स आ रही हैं, उनको आप ना सिर्फ खुद से देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मुझे बताएं, जैसे आर्डिनो में या कोई भी आप प्रोग्राम जब बिल्ड करते हैं तो उसमें नीचे लिखा हुआ आता है ना कि इसने कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई की हैं, तो वो ये चीज कैसे कैलकुलेट कर रहा होता है? आप ये प्रोग्राम देख के कर सकते हैं कि ये कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। जब आपको हर इंस्ट्रक्शन पता है कि ये कितने बाइट्स ले रही है, लास्ट एड्रेस को देखें कि ये प्रोग्राम कहाँ तक जा रहा है। इसका लास्ट एड्रेस क्या होगा? ये प्रोग्राम कहाँ तक जा रहा है? 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है? 9 9 तक जा रहा है ये। मैम ए तक ए जाएगा तक जा रहा है। ये तक जाएगा, हाँ। तो ये एड्रेसेस जो है वो इसके क्योंकि ए वाली जो एड्रेस है उसको यहाँ पे साथ साथ दिखा दिया गया है इधर, ठीक है। तो आपके पास 0 ए तक जा रहा है, लेकिन हर ए का मतलब जो है वो आपके पास डेसिमल में कितना होता है? 10 10 ठीक है, तो डेसिमल में आपके पास जो है वो 10 लोकेशंस हैं, लेकिन 10 लोकेशंस का मतलब हर लोकेशन पे कितनी बाइट्स होती हैं एवीआर के अंदर? 2 बाइट्स होती हैं। इसका मतलब कि हमारे पास ये प्रोग्राम टोटल कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है? 20 bytes. 20 bytes. See, so this is the backend processing which the assemblers and compilers do. That how do they know before incorporating or before burning your program on the microcontroller कि वो size पहले से कैसे बता देता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो उसमें नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि ये 20 बाइट्स का प्रोग्राम था, तो ये कैसे कंपाइल होके उसने बता दिया। वो ऐसे निकला कि आपके जो टोटल एड्रेसेस गए, हर लोकेशन, हर इंस्ट्रक्शन का एक फिक्स साइज है कि वो कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। आपने किस किस्म की इंस्ट्रक्शन चूज की है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन चूज की है या 4 बाइट्स की है, अकॉर्डिंगली आप उससे नंबर ऑफ बाइट्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी प्रोग्राम बाइट्स जो हैं वो कितनी बनेगी। अब ये देखा आपने प्रोग्राम कितना कॉम्पैक्ट बना है कि सिर्फ 20 बाइट्स के अंदर ये प्रोग्राम आ गया। अगर हम सी के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या जो है वो हम कोई हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड कर रहे होते हैं, जैसे आर्डिनो के अंदर बहुत सारे हम डिफरेंट फाइल्स जो हैं इसके स्केच के अंदर इंक्लूड कर रहे होते हैं, या कोई भी आप नेट से उठाते हैं, बने बनाए प्रोजेक्ट्स उठा रहे होते हैं, ठीक है। उसमें आप शुरू में इंक्लूड, बल्कि मैं ये दिखा देती हूँ ना, ये मैंने 2 शेयर की हैं बुक्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे वैसे इस ये है एक रैंडम नर्ड करके, उस पे मैं सब्सक्राइब हुई हूँ, तो मेरे पास ये आती रहती हैं इसकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की ईमेल्स ना। तो उसकी वेबसाइट पे अगर जैसे आप जाएं तो आपको डिफरेंट बुक्स भी मिल जाएंगी, आप खुद भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें अब ये देखें एक लेट से कि ये बुक जो है, क्योंकि बेसिक लेवल की चीज़ें हैं लेकिन बड़े काम की हैं, कि अब मेरा इसमें टाइम जा रहा है टॉपिक से हटके, लेकिन ये यूजफुल बात है। एक्स्ट्रा क्लास में वैसे भी आपकी लूंगी क्योंकि मुझे चीज़ें बहुत सारी बतानी होती हैं, तो टाइम कम पड़ जाता है मेरे लिए। तो इसमें जो है इस बुक के अंदर, या वैसे भी आप 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना जो क्लास प्रोजेक्ट है या मिनी प्रोजेक्ट है वो इस तरह का सिलेक्ट करें, या आपको प्रोजेक्ट्स जो है वो कैसे दिए हैं मैडम ने, खुद कहा है चूज करें या खुद से असाइन किए हैं? मैम खुद चूज करना। अब बताएं कौन बता रहा था? मैम खुद चॉइस करेंगे हम, फिर मैम फाइनलाइज करेंगे। अच्छा, और उसमें क्या वो क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है कि हार्डवेयर आपने बेस बनाना है या सिमुलेशन करनी है? हार्डवेयर के ऊपर दोनों करना है है, मैम, ठीक है, मर्जी मैम है चॉइस की हुई है मैम ने। अच्छा ठीक है, तो उसमें जो अगर जैसे हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि माइक्रो कंट्रोलर कौन सा चूज करना है? नो मैम। नो मैम। आप आर्डिनो भी यूज कर सकते हैं और आप वो भी यूज कर सकते हैं ना, बेयर आईसी यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यस मैम। ठीक है,
अब पॉइंट मेरा ये था कि जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है वो आप ऐसा चूज करें, थर्ड ईयर से आपका माइंड बन जाना चाहिए कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो क्या चूज करना है। तो आप थर्ड ईयर से उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम करना शुरू करते हैं। लेट्स से कि आप कोई जो है वो इस तरह का सिस्टम बना रहे हैं, लेट्स से कि आप कोई अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हैं अपनी क्लास के लिए, ठीक है। अटेंडेंस सिस्टम का मतलब कि आपका जो थंब इम्प्रेशन है, अभी तो हाल फिलहाल कोविड की वजह से तो थंब इम्प्रेशन आपके बैंक्स वगैरह में भी जैसे अवॉइड किया जा रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करें, या जो है वो अटेंडेंस के लिए जो है वो ये चीज़ अवॉइड की जा रही है। लेकिन लेट्स से कि आप जो है वो थंब इम्प्रेशन के ऊपर आपको अटेंडेंस सिस्टम बनाना है कि जो क्लास में एंटर हुआ वो अपना थंब जो है वो यूज करेगा और आपकी जो रोज की अटेंडेंस है या हर क्लास की अटेंडेंस है वो अपडेट होती जाए, ठीक। तो सबसे पहला आपके जहन में क्या आता है कि आपको एक थंब इम्प्रेशन मॉड्यूल चाहिए होगा। आपने देखा होगा जब वो सब आप सिम की वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते बायोमेट्रिक, तो वहां पे या इवन बैंक के अंदर जो है वो ये लगा हुआ होता है कि आपने थंब का स्कैनर होता है, छोटी सी एक ग्लास तरह की विंडो होती है जिसपे आप अपना थंब रखते हैं और उसमें एक लाइट की उससे आपका इम्प्रेशन आ जाता है। तो आपके जहन में ये कि फिंगरप्रिंट सेंसर आपको चाहिए होता है, ठीक। दूसरा ये कि अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, मैं कहूँ क्लास में इस तरह का प्रोजेक्ट हो जिसमें अगर कोई क्लास चल रही है फिजिकली, जैसे आपके पास ये सॉफ्ट टीम्स के ऊपर होता है ना कि किसी की क्लास चल रही है तो आपको नजर आ जाता है कि हाँ भाई ये क्लास चल रही है, सबके जो है वो रेड रेड हुए हुए आ रहे होते हैं कि बिजी इन कॉल, ठीक। इसी तरीके से जब फिजिकल क्लास हो रही है और दरवाजा बंद है, ठीक है, बाहर से कोई टीचर आ रहा है या कोई टीम विजिट करने के लिए आ रही है, लेट से कोई विजिलेंस टीम आ गई किसी वक्त, या कोई जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए कोई वीसी वगैरह कोई इस तरह की टीम आ गई, ठीक है। अब उनको नहीं पता कि इस वक्त जो है वो किसकी क्लास चल रही है, तो एक बाहर डिस्प्ले लगा हुआ हो जिसके ऊपर जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन, दरवाजा बंद है, वो नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं जिसकी भी क्लास चल रही है, उन्होंने उसके अंदर जो है वो बटन दबाया और उस पर डिस्प्ले पे आ जाए कि इस वक्त कौन सा टीचर जो है वो अंदर क्लास ले रहा है, किस सब्जेक्ट की चल रही है, और जो है वो आपकी टोटल स्ट्रेंथ जो आपकी फिंगरप्रिंट स्कैनर से आई होगी वो उसके अंदर आ जाए, मतलब मल्टीपल तरह की इंफॉर्मेशन आ जाए। तो ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं जिसमें थोड़ा एलिगेंट सा भी लगे, और जो है वो आपके पुराने जो कंपोनेंट्स हम यूजुअल यूज करते हैं एलसीडी 16:2 की वो ना यूज करें। तो आप कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं आउटपुट के तौर पर, डिस्प्ले डिवाइस के तौर पर? एनी आइडिया? मैम डिजिटल डिस्प्ले जैसा होता है। डिस्प्लेस में कौन कौन से, एलईडी मतलब एलसीडी तो बहुत कॉमन हमें पता है ना, उसके अलावा? मैम हम जैसे डॉट हमारे मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स के ऊपर, ये जो डॉट मैट्रिक्स है इसके ऊपर आपकी टेक्स्ट तो बड़ा वैसा आएगा, मैनुअल मैनुअल सा। मैम अगर इसको फिर अपन पैरेलल लगाएं, इसको सीरीज में लगाएं ज्यादा करके तो फिर सही आ जाएगा इसके ऊपर। नहीं नहीं, ये रहेंगे तो डॉट्स ही ना, चाहे आप वायर्स को कैसे भी करके लगाएं। और सीरीज पैरेलल अपनी मर्जी से चेंज नहीं होता, वो आपकी डिवाइस पे डिपेंड करता है कि उसको कनेक्टिविटी कैसे करनी है। यानी अगर ये आप डॉट मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं तो इसकी कनेक्टिविटी के पर्टिकुलर वायर्स होते हैं जो फिक्स पैटर्न होता है कि इस पे आपको यही कनेक्ट करना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये डिवाइसेस हैं जैसे आपके पास मैम एलईडी ओएलईडी हो गई। डिस्प्ले भी तो होता है। हाँ, तो एलईडी के अंदर आपके पास ओएलईडी हो गई। अब ये ओएलईडी क्या चीज है, या टीएफटी डिस्प्ले होता है, ये जो आपको दो नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ओएलईडी और टीएफटी। तो इसको अगर हम यूज करें तो यानी पॉइंट मेरा ये है कि आपको सेंसर्स और क्या क्या चीज आप यूज कर सकते हैं वो पता होना चाहिए। लेट्स से कि आप कोई एग्रीकल्चर टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें आपको टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी सेंसर की जरूरत पड़ेगी, या बैरोमेट्रिक प्रेशर जो होता है उसकी जरूरत पड़ेगी, या रेन की, या सॉइल मॉइस्चर की। तो आपके पास ये बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इस तरह का बनाते हैं कोई जिसमें आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, तो ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, यानी ये उस बिग पिक्चर का पार्ट है। तो ये इस तरह की चीज़ चूज करें आप अभी से कि उसकी इंटरफेसिंग वाला काम, उसको कनेक्टिव करने वाला, उससे डेटा लेने वाला, वो डेटा आपको क्लाउड के ऊपर रखना है, या वो डेटा आपको किसी डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर दिखाना है, या वो डेटा जो है वो आपको मोबाइल ऐप के ऊपर दिखाना है। तो इस तरह के छोटे छोटे मॉड्यूल आपके अभी थर्ड ईयर के अंदर ही हो जाने चाहिए, वो सीखें अभी साथ साथ। तो आपको फिर फाइनल ईयर के अंदर आसानी रहेगी कि आपको बैठ के अलग अलग सेंसर की इंटरफेसिंग उस सब जाके सीखने की जरूरत नहीं है। या जैसे ये हो गया टिल्ट सेंसर, टिल्ट सेंसर क्या करता है पता है किसी को? टिल्ट सेंसर का क्या काम होता है, क्या डिटेक्ट करता है?
टिल्ट का मतलब होता है कि आप उसमें जो है वो, हाँ बताए मैम ग्रेविटीज वगैरह को करता है डिटेक्शन। रोटेशन या जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब ये कि ये कितना टेढ़ा हो गया, कितने स्लोप पे चला गया। आपने मोबाइल के अंदर देखा है, मोबाइल जैसे ही आप, ये कैसे हो जाता है कि मोबाइल आपने कान के ऊपर जैसे रखा तो आवाज जो है वो कम हो जाती है, या ये होता है कि कभी आपने जैसे नीचे किया तो आप उसको कॉल जो है वो आपकी डिस्कनेक्ट हो जाए या आवाज जो है वो कम हो जाए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि ये आपकी जो ओरिएंटेशन है कि मोबाइल टेढ़ा हो गया या मोबाइल को आपने नीचे कर दिया, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो रोटेशन है, उसकी जो ओरिएंटेशन है, इसको डिटेक्ट करे। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो एक्सेलेरोमीटर या जो गायरोस्कोप है, इस तरह के सेंसर्स होते हैं। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। मैं इसकी बात कर रही थी टीएफटी डिस्प्ले की। तो ये देखें, ये टीएफटी डिस्प्ले इस तरह का डिस्प्ले होता है। इसको आप, तो ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप इसकी इंटरफेसिंग सीखें। अब ये आप कोई भी बना रहे हैं प्रोजेक्ट, उसके अंदर यूज हो सकता है। या एसडी कार्ड है तो एसडी कार्ड को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंट जो हैं वो सेंसर्स मौजूद हैं। ये देखें कीपैड है। अब कीपैड एक जनरल सी डिवाइस है, लेकिन आप बहुत तरह का इनपुट उससे ले सकते हैं। तो ये आपके वर्किंग मॉड्यूल्स हो जाएंगे या सब मॉड्यूल्स हो जाएंगे, कोई भी अगर आप जो है वो बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इसलिए ये मुझे काम की लगी कि आप अभी से ये देखें, इसका डिस्प्ले आप देख रहे हैं। अब ये डॉट मैट्रिक्स से काफी बेहतर नहीं है? जी बेहतर है। यस मैम। तो इस तरह की आपको डिवाइसेस पता होंगी कि किस किस के ऊपर कर सकते हैं आप, या उसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है। या अगर आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं, लेट्स से जीएसएम या जो है वो जीपीआरएस यूज करना चाह रहे हैं, तो उसकी शील्ड कैसे है, कहाँ पर है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कनेक्टिविटी उसकी कैसे करेंगे, प्रोग्राम कोड कैसे लिखेंगे। तो इस बुक में आपको ये काफी सारी जो है वो फीचर्स मिल जाएंगे। इवन आप कहाँ से इसको जो है वो, या आप सिम के ऊपर कोई कॉल या मैसेज इमरजेंसी कंडीशन में भेजना चाह रहे हैं तो उसका जो है वो आपके पास मौजूद है। सिम कार्ड को आप कैसे इसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसकी अगर आप इंटरफेसिंग भी कर लेते हैं ना और उससे छोटे छोटे सिस्टम्स बनाएं, तो ये है आपका पर्टिकुलरली कि आप कोई बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह के कंपोनेंट्स आपके काफी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज हो रहे होते हैं। इसके कोड्स मैंने नहीं किए हैं, लेकिन ये जो सोर्स कोड है आप देख रहे हैं, इसके पूरी गिटहब की या ट्यूटोरियल जो है वो पूरा ब्लॉग मौजूद है कि आप उसका स्केच भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम्स भी इसके बने, लेकिन ये नहीं है कि आपने खाली प्रोग्राम्स यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड किए और बस आप उसको चला दिया। उसको समझें ताकि आप जो एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, अब जैसे आपने SMS चाह रहे हैं आपके मोबाइल के ऊपर कोई SMS आ जाए, लेकिन वो कब आए, क्यों आए, आपके घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है तब आए, तो फिर आप उसको कैमरा चाहिए होगा। आपने देखा है ना कि डिफरेंट आईपी कैमरा या वायरलेस कैमरा लगे हुए होते हैं जिसकी आपको वीडियो फीड मिल रही होती है या रिकॉर्डिंग हो रही होती है, जो आप बाद में लोकल स्टोरेज से रिट्रीव कर सकते हैं। या तो उसी वक्त देखें या आप जो है वो लोकल स्टोरेज से रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन आप पर्टिकुलरली कोई बंदा चाहते हैं कि अगर ये बंदा एंटर हो ना जिससे आपकी पक्की असली दुश्मनी है, बचपन से उससे लड़ाई चल रही है और वो आपके नेबर में रहता है और आपको जरूर तंग करता है, तो ये बंदा अगर नजर आया ना आसपास, तो आपने जो है वो अपने अलार्म सिस्टम या कुछ भी जो है वो एक्टिवेट करवा देना है कि घर की जो बेलें या अलार्म है या कुछ भी जो है वो आप उस पर एक्टिवेट करवा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं कि कैमरा फीड आए और आते ही जो है वो आपको एक मोबाइल के ऊपर मैसेज मिल जाए। तो मैसेज मिलने के लिए आपको सिम वाली चीज चाहिए होगी। कैमरा एक्टिवेट होने का मतलब आपको कैमरा की इंटरफेसिंग आती हो, उसको आप वायरलेसली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको आईपी एड्रेस वगैरह वो चीज यूज करनी आती हो। या फेस रिकग्निशन रखना चाहते हैं तो फेस रिकग्निशन के डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं। नाउ दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ what you have learned, you have just learned for the interfacing of different components, but how you can build an application based on the different components, different modules which you are interfacing, ये चीज है कि आपने उसमें खुद से क्या थिंकिंग अपनी इनकॉर्पोरेट की कि मुझे इससे ये काम करवाना है। तो उसके लिए आपने देखा कि बेसिक जो मॉड्यूल्स हैं वो छोटे छोटे आपके जो कंपोनेंट्स हैं उसको इस्तेमाल करके, अब जैसे एसडी कार्ड हो गया, वही जो टेम्परेचर, प्रेशर
या कोई भी आपने कहा कि आप ये टेम्परेचर ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, लेकिन वो सेव होना चाहिए, तो उसके लिए आपको SD कार्ड चाहिए, लोकल स्टोरेज मीडियम, इसकी भी आपके पास कंपोनेंट्स या शील्ड्स मौजूद होती हैं, वो आप लगाएं। उसकी कनेक्टिविटी कैसे करनी है, वो चीज़ आपके पास कितने GB का लेना है, डिफरेंट आपके पास मौजूद है, कौन सा कंपेटेबल किसके साथ है, एंड सो ऑन। अब इस SD कार्ड के ऊपर आपने यूज़ किया कि टेम्परेचर का डेटा लॉग होता जाए। फिर इसको अगर आप किसी वेब सर्वर पे रखना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो ये इस तरह के कोई भी मॉड्यूल, इस वक्त मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस वक्त आप चूज कर रहे होंगे ना प्रोजेक्ट्स, तो आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन आसानी के साथ आप ये चीज बिग पिक्चर जो है वो जहन में रखें कि जब आपको कोई फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाना है तो उस इस तरह के कंपोनेंट्स आपके, उसकी इंटरफेसिंग आप पहले से सीख चुके हो, थर्ड ईयर में आपके पास ये काम हो चुका हो, ताकि फाइनल ईयर में फिर आपका मेन फोकस इस पे रहे कि आपको जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है वो कैसे डेवलप करनी है। अच्छा, अब वापस आते हैं टॉपिक की तरफ जिससे हम निकल गए आगे, लेकिन इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। दोनों बुक्स जो मैंने रखी हैं काम की बुक्स हैं। सी जी मैम बताएं। मैम, जैसे आपने डिस्प्ले बताया TFT और जीरो LED ये सब, तो इसके लिए अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर लगाएंगे या फिर नहीं मतलब उसमें बताते हैं कि TFT के लिए ये पर्टिकुलर है? नहीं, एक ही कंट्रोलर से आप कर सकते हैं। अब लेट से कि आपका जो मॉड्यूल है जिसके अंदर जो है वो आपकी OLED हो गई या कोई टेम्परेचर सेंसर है जिसमें SPI यूज हो रहा है, तो आपको ये जो बोर्ड्स हैं उसमें SPI मिलता है कि SPI सीरियल प्रोटोकॉल है, सीरियल पिन्स हैं वो मौजूद होती हैं। तो जिस कंट्रोलर में भी आपको SPI वाले पिन्स नजर आए आप वो कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। एक ही कंट्रोलर से आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी हमने फिजिबिलिटी निकालना, जो मैंने इतना टाइम शुरू पे लगाया है वो ये कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी निकालते हैं कि कितने पिन्स चाहिए। अब आपने 6 सेंसर्स लगाने और आपके कंट्रोलर के पास है ही 3 पिन्स, तो आप नहीं कर सकते ना। तो अगर आपके पास सेंसर्स और जो भी डिस्प्ले मॉड्यूल्स हैं वो आप लगा रहे हैं, उसको लेट से 12 पिन्स चाहिए और आप जो बोर्ड यूज कर रहे हैं उसके पास 56 पिन्स हैं, तो सफिशिएंट इनफ एक ही बोर्ड से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, अब हमने ये इन इंस्ट्रक्शन पढ़ी, LDS इंस्ट्रक्शन पढ़ी। इसका फायदा जो है वो क्या है कि इन इंस्ट्रक्शन जो है वो हम कहते हैं ज्यादा बेहतर है बजाय LDS के। क्यों बेहतर है? एक बात तो ये कि CPU जो है वो इस इन इंस्ट्रक्शन को फास्टर एक्सिक्यूट करता है, ये जल्दी एक्सिक्यूट होती है। और ये जल्दी एक्सिक्यूट होने का मतलब कितनी देर में एक्सिक्यूट होगी? एक मशीन साइकिल में होगी। मशीन साइकिल का मतलब है ये क्लॉक साइकिल कितने ले रहे हैं, क्लॉक कनेक्ट हुई भी होती है कंट्रोलर के साथ, आप एक्सटर्नल क्लॉक देते हैं तो वो कितनी क्लॉक्स ले रहा है, तो ये एक मशीन साइकिल कंज्यूम करता है। जबकि जो LDS है वो 2 मशीन साइकिल कंज्यूम करती है। कैसे पता चलता है? इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर एक कॉलम होता है जिसमें नंबर ऑफ साइकिल्स भी लिखे हुए होते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल्स जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है या उसमें एग्जीक्यूट हो रही है। हम इसके आगे टाइमिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे या टाइमर का चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे हम इसको टाइमिंग के लिहाज से, अभी तो हमने सिर्फ प्रोग्राम को एनालाइज किया है मशीन कोड बाइट्स के लिहाज से कि ये मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है या कौन सी इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट्स कर रही है। अब हम इसको एनालाइज करेंगे आगे के लेक्चर्स के अंदर कि ये टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है, आप वो भी निकाल सकते हैं। इन बाइट आपने देखा ओपी कोड स्कीम के बाद। अब ये बात आपके लिए आसान है समझना कि इन जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, जबकि जो LDS है वो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है? हमने इसकी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से देखा कि वो 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। क्यों ये 4 बाइट की या ज्यादा है? क्योंकि इसमें मेमोरी लोकेशन का हमें एड्रेस देना होता है, तो ये आपके पास 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन इंस्ट्रक्शन जो है वो कोड मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी में कम जगह ऑक्यूपाई करती है। तो इसके 2 फायदे तो आपको ऊपर 2 पॉइंट्स में नजर आ गए कि एक तो फास्ट एक्सिक्यूशन वाला और दूसरा जो है वो कम मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इन इंस्ट्रक्शन है वो ज्यादा बेहतर है LDS की बनिस्बत। इन इंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर एक और फायदा ये है कि हम इसके अंदर नाम यूज कर सकते हैं रजिस्टर्स के। मतलब आपने देखा कि इन इंस्ट्रक्शन हमने यूज की तो हमने उसके साथ पिन C लिख दिया, या जो है वो उसके साथ हमने कोई भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का नाम लिख दिया, प्रोवाइडेड कि हमने हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड की भी है उस माइक्रो कंट्रोलर की शुरू में, बजाय उसके कि हम एड्रेसेस लिखें। ठीक है,
अच्छा, लेकिन जब हम जैसे STS की इंस्ट्रक्शन हमने यूज की तो हमें खुद से डिक्लेयर करना पड़ा। आपने सम की एग्जांपल देखी ना कि वहां पे .equ करके हमें सम डिक्लेयर करना पड़ा। तो STS की जो इंस्ट्रक्शन है या LDS, इनका काउंटर पार्ट जो है वो क्या है, LDS है। इसी तरीके से आउट को अगर हम कंपेयर करें तो किसके साथ करेंगे, आउट इंस्ट्रक्शन को कंपेयर STS के साथ। यानी ये दोनों लिखने वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो आउट और STS है, एक मेमोरी वाली इंस्ट्रक्शन है और दूसरी आपके पास इनपुट आउटपुट है। इसी तरीके से यहाँ पर हम जो कंपेयर कर रहे हैं ये रीडिंग के लिहाज से कर रहे हैं, इन और LDS। इसी तरीके से हम आउट और STS को भी कंपेयर कर सकते हैं, वो सेम बेनिफिट्स हैं। इन इंस्ट्रक्शन जो है वो तमाम AVR के अंदर मौजूद होती है, LDS जरूरी नहीं है कि तमाम AVR के अंदर मौजूद हो। तो ये डिवाइस डिपेंडेंट हो गया, IC डिपेंडेंट हो गई, या इसको आप कह लें कि माइक्रो कंट्रोलर डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन हो गई। तो इस तरीके से आपके पास ये कुछ फायदे हैं इन इंस्ट्रक्शन यूज करने के कि इन कैसे बेहतर है, या कह लें कि आउट कैसे बेहतर है। ये सारे प्रोग्राम्स हम कर चुके। अच्छा, अब असल टॉपिक जो करना था, और मैं ये बुक वाली चीज में घुस गई कि हमारे पास हम कर रहे थे इंस्ट्रक्शन की कैटेगरीज। तो हमने सिर्फ अभी तक जो है वो एक कैटेगरी की है, डेटा मूवमेंट वाली, जिससे ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बिलोंग करती थी। कौन कौन सी, LDS उसी से बिलोंग करती थी, STS थी, इन थी, आउट थी, या आपके पास जो है वो LDI की इंस्ट्रक्शन थी, ये सारी उससे बिलोंग करती थी। ठीक है। दूसरी कैटेगरी थी हमारी ALU इंस्ट्रक्शंस की। ALU में इसके नाम से पता चल रहा है कि अरिथमेटिक या लॉजिकल यूनिट की इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इसमें शामिल होंगी। अब उसमें ऐड ऑपरेशन हो सकता है, उसके अंदर एंड ऑपरेशन हो सकता है, उसमें एक्सक्लूसिव और हो सकता है, उसमें आपके पास सिंपल और है, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट विद कैरी है। ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके पास आती हैं ALU की कैटेगरी के अंदर। किसी रजिस्टर को क्लियर करना है तो हम क्लियर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम LDI करके उसमें 0 रखें, हम उसके लिए क्लियर की इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं चाहती हूँ कि जैसे हम करते हैं ना, सम का वेरिएबल है उसको हम शुरू में क्लियर कर देते हैं ताकि कोई रेसिडुअल या बचा हुआ डेटा ना हो जो बार बार ऐड हो। तो मैं अगर ये प्रोग्राम जो सम वाला है जो अभी हमने किया, इसके शुरू में जिस रजिस्टर के अंदर मैं सम को डिपॉजिट कर रही थी वो कौन सा था इस एग्जाम्पल में, R16 था। ठीक है। तो उसको मैं चाहती हूँ कि उसमें कोई बचा हुआ डेटा पहले का ना हो, तो मैं उसको क्लियर कर दूं। तो मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन मौजूद है कि आई कुड हैव रिटन CLR and any register I can take because I was using R16 for depositing the sum, so I could have used this instruction clear R16, and there is no restriction of using RD, that which register it can be R0, it can be R1, any register from R0 to R31। मेरे पास ये इंस्ट्रक्शंस ही मौजूद हैं कि मैं किसी रजिस्टर के कंटेंट्स को अगर इंक्रीमेंट करना चाहूँ, जैसे आपके पास C के अंदर होता था पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, याद है आपको? यस मैम। इसका क्या मतलब होता था, उसमें वो ऑटोमेटिकली 1 ऐड कर देता था। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन मौजूद है INC, जिससे हम किसी भी रजिस्टर के कंटेंट्स में 1 ऐड कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। डिक्रीमेंट करना है यानी माइनस करना है 1, तो आप डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, आप रजिस्टर का नाम दे दें। अगर हमें किसी का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो उसका जो नेमोनिक है वो है कॉम। और अगर मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है, किसी नंबर का अगर मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया तो वो नंबर क्या बन जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए इसका जो नेमोनिक है वो NEG है, विच रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव नंबर। तो टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन मौजूद है नेगेट की। हमें ऑल्टरनेट लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब ऑल्टरनेट लॉजिक क्या होती है, आपने कोई नंबर लिया, उसका पहले आपने वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, फिर उसमें आपने 1 ऐड किया, तो फिर जाके क्या बनेगा प्रोग्राम, फिर जाके वो नंबर नेगेटिव बनेगा। तो हमारे पास जब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मौजूद है तो हम डायरेक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि रोटेशन से और शिफ्टिंग से रिलेटेड है, यानी 1 बिट की शिफ्टिंग करवानी है या कैरी के थ्रू रोटेट करवाना है। ये मैं अलग से पूरा समझाऊंगी कि किस तरीके से होता है, लेकिन आपके पास जो है वो जो काम आप इंडिविजुअल IC के थ्रू करते थे
आईसी यूज करते थे ना आप, शिफ्ट रजिस्टर उसके अंदर यूज करते थे, पैरेलल इन सीरियल आउट या सीरियल इन पैरेलल आउट, उसके अंदर शिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा होता था। तो वही चीज आप जो है वो LSL शिफ्ट ऑपरेशन यानी राइट पे शिफ्ट करें या लेफ्ट पे शिफ्ट करें, इसके थ्रू कर सकते हैं। यानी आपका जो डेटा है, लेट्स से वो डेटा है 4 बिट्स में, मैं भी लिख देती हूँ क्योंकि टाइम कम है, लेकिन मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी। अब इसको मैं अगर राइट पे शिफ्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अगर मैंने राइट पे शिफ्ट किया? नहीं, वो तो नेमोनिक होगा ना, डेटा क्या हो जाएगा? 0 डेटा ये हो जाएगा 0 0 0 1। तो आप इसको राइट पे शिफ्टिंग करवा सकते हैं, आप इसकी लेफ्ट के ऊपर शिफ्टिंग करवा सकते हैं। ये काम करने के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। अरिथमेटिक शिफ्ट भी होता है, स्वैप आप कर सकते हैं। स्वैप का मतलब ये है कि आपके पास रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट्स हैं, 2 निबल्स होती हैं ना आपके पास एक रजिस्टर के अंदर, कोई भी रजिस्टर है उसमें कितनी बाइट्स आ सकती हैं? किसी भी रजिस्टर के अंदर कितनी बाइट्स आ सकती हैं? एक ही बाइट आ सकती है, और एक बाइट का मतलब 8 बिट्स। तो 8 बिट के अंदर निबल्स कितनी होती हैं? 2 निबल 2 निबल्स होती हैं। 2 निबल्स। तो स्वैप क्या करता है, उसकी जो निबल्स हैं उसको आपस में इंटरचेंज कर देता है। लीस्ट सिग्निफिकेंट वाली निबल जो है वो चली जाएगी मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड के ऊपर, और मोस्ट सिग्निफिकेंट वाली चली जाएगी किधर? लीस्ट सिग्निफिकेंट के ऊपर। लेट्स से कि मेरा जो रजिस्टर है वो है R16, और इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है A B, ठीक है। अब मैं अगर यूज करूं स्वैप की इंस्ट्रक्शन, और स्वैप की इंस्ट्रक्शन यूज करने का तरीका क्या होगा कि आपने ये स्वैप की इंस्ट्रक्शन यूज की और उसके साथ आप आर्ग्यूमेंट में क्या देंगे, क्योंकि जिस रजिस्टर के कंटेंट्स को आप स्वैप करना चाह रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट में आप वही रजिस्टर लिखेंगे। मैं अभी बात कर रही हूँ लेट्स से R16 की, तो मैंने अगर स्वैप R16 की इंस्ट्रक्शन दी तो अब इसके बाद आफ्टर एक्सिक्यूशन R16 के जो कंटेंट्स है वो क्या हो जाएंगे स्वैप करने के बाद? हाँ, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इस तरह की हमारे पास कुछ यूजफुल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, और ये सारी की सारी आपके पास ALU की जो कैटेगरी है उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस आती हैं। तो अब ये जो अरिथमेटिक या जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हो गई, जो अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन हो गई, इससे हम काफ़ी बड़े बड़े काम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कैसी हो सकती है? रिक्वायरमेंट ये हो सकती है आपके पास 8 पिन्स हैं पोर्ट की, हर पोर्ट की 8 पिन्स होती है ना, पोर्ट ए हो गया उसकी 8 पिन है, पोर्ट बी है उसकी 8 पिन है। लेट्स से कि मैंने सिर्फ 4 पिन्स के ऊपर स्विचेस लगाए हुए हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड के ऊपर। तो अब मैं अगर पूरे पोर्ट का डेटा पढ़ूंगी तो उसमें फिर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड निबल है उस पर तो मैंने स्विचेस लगाए हुए नहीं है, तो वो उसको भी पढ़ेगा। जब आपने पिन लेट्स से पोर्ट ए की बात कर रही हूँ, पिन ए को आपने पढ़ा तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट की जो 4 बिट्स हैं उनको भी पढ़ लेगा। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट का जो डेटा आएगा क्या वो वैलिड होगा अगर उस पर स्विचेस नहीं लगे हुए? नो मैम, वैलिड नहीं होगा। नहीं। तो इसमें आपको किस तरह की जरूरत है? इसमें आपको ये जरूरत है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो रिमूव हो जाएं, वो वॉश आउट हो जाएं, और या वो मास्क हो जाएं, और सिर्फ 4 बिट्स आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें जो कि वैलिड डेटा वाली है। तो अब ये काम होगा कैसे? इसके लिए पहला काम करना होगा लॉजिक बनाना। एक तो हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, दूसरा ये हम कर सकते हैं कि हम बिल्कुल खत्म कर दें ना, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट निबल है उसको हम खत्म कर दें। तो ये खत्म करने वाला इस तरह की डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए, इसके लिए हम यूज करते हैं मास्किंग टेक्निक्स। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंट सिनेरियोज में कि हम मास्किंग टेक्निक कौन से लॉजिकल ऑपरेशंस को यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं, और कैसे हम अपने डेटा को डिजायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम बना सकते हैं। तो उसके लिए 2 चीजें चाहिए, एक ये कि आपकी पहले लॉजिक बने, अगर लॉजिक बन गई तो फिर आपका काम हो जाता है कि आपको इंस्ट्रक्शन चूज करनी होती है कि इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन यूज होगी। अच्छा, मुझे वीकेंड में बताएं, मैं आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास अगर लूं तो किस दिन ले सकती हूँ? लेकिन उसमें मुझे अटेंडेंस सारी चाहिए होगी क्योंकि एक क्लास आपकी रही हुई है जो डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट वाले दिन मैंने छोड़ी थी। मैम संडे को रख सकते हैं। टाइम मैम संडे को रखें, सैटरडे को नहीं। दिन में रखें क्योंकि मतलब 12 बजे या 11 बजे
11 बजे मैम 2 बजे मैम, क्योंकि मैम 11 बजे 11 बजे क्लास है। 2 बजे खाने का वक्त नहीं होगा स्टूडेंट्स के 3 पास? मैम आज रख लें। नहीं मैम, सुबह के टाइम ही रखें आप, संडे को सुबह के टाइम। मैम 2 बजे के बाद काम होते हैं, सुबह को रख रहे हैं। मैम सुबह के टाइम आधी रखें, पार्टी दिन को होगी जो सुबह में सो रही होती है और आधी पार्टी होगी जो दोपहर में जाग रही होती है छुट्टी वाले दिन। मैम या जल्दी चले मैं देखती हूँ आपके कि वर्किंग डेज में कोई मुझे स्लॉट मिल जाती है जिसमें क्लास ना हो। चले मैं ये चैट पे डिस्कस करती हूँ आपसे, फिर मैं शेड्यूल आपको बताऊंगी, उसके लिहाज से प्लान करते हैं। तो आई एम Okay, स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर।